10 मिनट बचे हैं, हम 2 से पीछे हैं। लगता है एक टीम जीत से कुछ मिनट दूर है। दूसरी टीम के लिए सब खत्म हो चुका है। कम से कम विश्लेषक और कमेंटेटर तो यही मानते हैं। निराशा, झुंझलाहट, हार का डर और उदासी हर जगह छाई हुई है। लेकिन किसी तरह यह खत्म नहीं हुआ है। चीजें बदलती हैं और कुछ ही मिनटों में सब बदल जाता है। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच है या राजनीति और कूटनीति। मुझे कंट्री म्यूजिक दार्शनिक केनी रॉजर्स के अमर शब्द याद आते हैं। जब आप टेबल पर बैठे हो तो कभी भी अपने पैसे मत गिनो। गिनने के लिए काफी समय होगा जब पत्ते बंटना खत्म हो जाएगा। उन्होंने अभी पत्ते बांटना खत्म नहीं किया है। राजनीति और कूटनीति मिनट, घंटे या दिन तक सीमित नहीं होती। जो दिखता है वही सच नहीं होता। कई लोग मानते थे कि ट्रंप पिछले महीने ईरान के आगे झुक गए। खाड़ी में अरब सहयोगियों पर उल्लंघन और हमलों के बीच समझौता ज्ञापन पर बातचीत जारी रही। इस हफ्ते का ध्यान तुर्की में नेटो बैठक और एर्दोआन के प्रति ट्रंप के समर्थन पर है। लेकिन फिर यहां आते हैं ईरानी, जिन्होंने अपने नए शाह दुम के ताजपोशी के तुरंत बाद यह मान लिया कि उन्होंने पूरे हफ्ते अपनी संभावित जीत के बारे में जो बकवास फैलाई थी वो सच है। उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमला किया और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्रोध का सामना किया। या क्या उन्होंने सच में ऐसा किया? मीडिया हमेशा की तरह उन्मादी और निराशाजनक है। वे घटनाओं पर ध्यान केंद्रित है, लेकिन वास्तविकताएं अधिक जटिल हैं। इस हफ्ते हम फिर से उस पर और बड़ी तस्वीर पर नजर डालेंगे। जैसा मैंने कहा, इस हफ्ते ईरानी लोग खोमेनी को दफनाते हुए जीत का दावा कर रहे थे। उनके लिए हकीकत कहीं ज्यादा गंभीर है। जैसे ही खोमेनी को दफनाया गया, ईरानी इस्लामी क्रांति भी उनके साथ ही दफनाई जा रही थी। अब उनके पास उनकी नेतृत्व नहीं रहा। जिसे एक नेता का वे दावा करते थे, वो कभी दिखा ही नहीं। वो शायद गे प्राइड मंथ मनाने के बाद हैंगओवर में था। लेकिन मानो अहमद अहमदी निजाद का पुनरागमन ही हो गया था। कहा गया कि उसकी मौत हो गई, लेकिन वो अंतिम संस्कार में था। शायद खुमैनी को ले जाने नर्क से आया हो। फिर भी शासन को अपने लोगों का समर्थन नहीं है। उनकी आर्थिक शक्ति खत्म हो गई है और सैन्य कमजोरी उजागर हो चुकी है। और यहां तक कि वैश्विक खिलाड़ी भी। और वे कितने भोले थे जिन्होंने उन्हें गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने का रास्ता दिया, वो भी अब तक खत्म हो चुका है। ये क्रांतिकारी शासन के लिए जरूरी थे। अब इनके पास इनमें से कोई नहीं है। आज जो ईरान बचा है उसे देखिए। उन्होंने अपनी शक्ति के असली स्रोत खो दिए हैं। सालों तक उनका राष्ट्रीय दबदबा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डालने की क्षमता पर टिका था। उनका दबदबा अब खत्म हो रहा है। दुनिया होर्मुज जलडमरू मध्य के चारों ओर बाईपास मार्ग बना रही है। 3 साल में वो संकीर्ण मार्ग रणनीतिक रूप से महत्वहीन हो जाएगा। उनका दूसरा ध्यान परमाणु कार्यक्रम पर था। उन्होंने इसमें 30 साल से ज्यादा राष्ट्रीय संसाधन लगाए। अब उनके पास थोड़ा संवर्धित यूरेनियम बचा है जो जमीन के नीचे दबा है। ज्यादातर बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है और शीर्ष वैज्ञानिकों को मार दिया गया है। अब पूरी दुनिया देख रही है और ईरान हवाई हमलों के लिए असुरक्षित है। इसलिए उस परियोजना को फिर से शुरू करना लगभग असंभव है। उनकी प्रॉक्सी सेनाएं हमास और हिजबुल्लाह पूरी तरह घिरकर काबू में हैं। इन आतंकवादी समूहों ने अपनी 80% से ज्यादा क्षमता खो दी है और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के चलते हथियार छोड़ने को मजबूर हैं। ईरानी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। महंगाई 300% से भी ऊपर है। अमेरिकी अनुमान के अनुसार युद्ध से हुए नुकसान की कीमत लगभग 800 अरब डॉलर है। वहां बेरोजगारी चरम पर है और बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है। इसलिए शायद कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। यह हैरानी की बात है कि हमें बार बार ये सारी स्पष्ट बातें दोहरानी पड़ती हैं। ईरान एक ऐसा शासन है जो अपने चरम को पार कर चुका है और अब बहुत तेज ढलान पर बिना किसी रोक टोक के नीचे गिर रहा है। वे मानते हैं कि वे अमेरिका को फिर से युद्ध के मैदान में खींचकर हालात को संभाल सकते हैं। सोचते हैं कि शायद उन्हें इससे कोई बेहतर सौदा मिल जाएगा। हालांकि कुछ जायज चिंताएं हैं। कुछ गंभीर विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका की नीति आखिर है क्या। पिछले हफ्ते मैंने सच के भ्रम पर बात की थी। अभी जो हम अमेरिका और ईरान के बीच देख रहे हैं वो कुछ लोगों को टकराव का भ्रम लगता है। जैसा कि मैंने अभी समझाया, ईरान अंदर से बिखर रहा है, लेकिन अभी की खबरों की सुर्खियां वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जबरदस्त टकराव का आभास देती हैं।
डॉक्टर डरॉन मट्जा, जो एक इजरायली विशेषज्ञ हैं जिनका मैंने पहले इंटरव्यू लिया है और जिनका मैंने पहले भी हवाला दिया है, वे कहते हैं कि हमें इससे धोखा नहीं खाना चाहिए। वे कहते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया खेल भर है। ये सब एक नाटक है, वे कहते हैं, जो दो थके हुए विरोधियों को दिखावा करने की अनुमति देता है। ईरान साख बचाने को प्रतिरोध दिखा सकता है और अमेरिका आक्रामकता दिखा सकता है, लेकिन पर्दे के पीछे संवाद जारी रहता है। दोनों पक्ष तनाव को इतनी बारीकी से संभाल रहे हैं कि वे उस एक चीज से बच सकें जो वे वास्तव में नहीं चाहते, यानी पूरी तरह से खुला युद्ध। डॉक्टर मत्सा चेतावनी देते हैं कि टकराव को बस नियंत्रण में रखने की ये वही असफल रणनीति है जिसे इजरायल ने वर्षों तक अपने करीब दुश्मनों पर अपनाई थी। संघर्ष को जीतने के बजाय संघर्ष प्रबंधन की अवधारणा। हम सब जानते हैं कि इजरायल के लिए उसका अंत कैसा था। अगर अमेरिकी वही योजना अपनाते हैं तो उन्हें खामियाजा भुगतना होगा। उन्हें चिंता है कि यह दिखावा अमेरिका और पश्चिम के दुश्मनों को ताकत देता है। ईरान चाहता है कि अमेरिका पुराने समझौते लागू करे, खासकर इजरायल को दक्षिणी लेबनान से हटाने के लिए दबाव डाले, और यह दूसरों को भी उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी उसी खूनी गुट से मेलजोल बढ़ा रहे हैं और सीरियाई उग्रवादी अल जौलानी से मिल रहे हैं। इसी समय गजा में हमास राजनीतिक चाल चल रहा है कि पट्टी पर किसका नियंत्रण होगा। वे उस कड़ी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वे सबसे कमजोर कड़ी मानते हैं, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। हमास को उम्मीद है कि अमेरिका इजरायल को नए बनाए गए सुरक्षा बफर जोन से पीछे हटने के लिए मजबूर करेगा। इजरायलियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर अमेरिकी मध्य पूर्वी धुरी के साथ कितना आगे तक जाएंगे? क्या वे अपनी स्थिति पर कायम रहेंगे या खुद को इजरायल की सुरक्षा की कीमत पर समझौता करने के लिए मजबूर होने देंगे? इनमें से कई सवाल पिछले कुछ हफ्तों में उठाए गए, लेकिन यह एक प्रक्रिया है, कोई फुटबॉल मैच नहीं। हमारे पास अभी भी समय है। एक पल के लिए फिर से ईरान में अंतिम संस्कार की ओर लौटते हैं। लोग इस बात से नाराज थे कि कई पश्चिमी इन्फ्लुएंसर इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ईरानी शासन की प्रशंसा की, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की निंदा की। तेहरान में घूमते हुए इन्फ्लुएंसर और पश्चिमी पत्रकार मुझे ये याद दिलाते हैं कि कैसे पहले जब मैं सरकारी प्रेस कार्यालय में काम कर रहा था, तब एक घटना हुई थी जिसमें एक पत्रकार था, एक यूरोपीय पत्रकार जो किसी ज्यादा महत्वपूर्ण मीडिया आउटलेट से नहीं था। वो कई सालों से यहाँ था और हम उसे हमेशा इन वामपंथी प्रदर्शनों में देखते थे जहां वो फिलिस्तीनियों का समर्थन करता था और इजराइल का विरोध करता था। वो लगातार इन राजनीतिक खेलों में भाग लेता रहता था। हमने जांचा कि यहाँ तैनाती के दौरान उसने कितनी रिपोर्टिंग की थी और क्या वो सच में पत्रकार की तरह काम कर रहा था, और हमें पता चला कि उसने बहुत कम या शायद कुछ भी रिपोर्टिंग नहीं की थी। इसलिए हमने तय किया कि उस खास साल के लिए उसे प्रेस क्रेडेंशियल्स नहीं देंगे। बाद में मुझे हमारी एक गुप्त सुरक्षा एजेंसी से फोन आया जिसमें उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसे प्रेस क्रेडेंशियल्स देता रहूं। उस समय मैंने जो पता लगाया वो ये था कि जाहिर तौर पर ये आदमी, ये पत्रकार जो वामपंथी विचारधारा का बहुत कट्टर समर्थक था, असल में उस समय इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुखबिरी कर रहा था। कौन जानता है इंसानों के दिल में क्या बुराई छुपी है। और दूसरी खबरों में ईरानी सूत्रों के अनुसार आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर इन चीफ कर्नल सदर सोल्तानी की कथित तौर पर अली खामनेई के जनाजे से लौटते समय एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। बिल्कुल, वाह, क्या ही खास बात है ना? 2024 में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदिनजाद, जो अचानक फिर सामने आए, ने यह दावा किया था। ईरान की उस गुप्त इकाई के प्रमुख जिसे इजरायल की मोसाद का मुकाबला करने की जिम्मेदारी दी गई थी, खुद ही एक इजरायली एजेंट निकले, जिससे ईरान की खुफिया एजेंसी में एक बड़ी सेंध का खुलासा हुआ, जैसा कि उन्होंने बताया। अहमदिनजाद ने कहा कि उसी इकाई के लगभग 20 सदस्य भी गुप्त रूप से इजरायल के लिए काम कर रहे थे। उनके अनुसार इन लोगों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की संवेदनशील जानकारी इजरायल को दी, जिससे मोसाद की ईरान में अहम कार्रवाइयों में मदद मिली। वही अहमदिनजाद जो किसी तरह अब भी जिंदा है। क्या वो हो सकते हैं? मैं सोच रहा हूं। हालांकि यही तरीका है जिससे इजरायल अपने जासूस ढूंढता है, जहां आप उनकी उम्मीद भी नहीं करते। ये कोई आम पत्रकार हो सकते हैं या फिर फ्लोटिला के सदस्य या इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग भी हो सकते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि मुझे पता हो, लेकिन सबसे पहले हम बाकी सब की तरह ही दिखते हैं, इसलिए आप हमें अलग से पहचान नहीं सकते।
लेकिन बहुत से रोमांच पसंद करने वालों के लिए किसी संस्था के लिए काम करने से ज्यादा रोमांचक कुछ नहीं होता। वैसे हिब्रू में संस्था का शब्द मोसाद है। जब हम पत्रकारों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, मिडल ईस्ट रिपोर्टिंग और एनालिसिस में सटीकता के लिए समिति, या जिसे आमतौर पर कैमरा कहा जाता है, ने इस हफ्ते प्रमुख समाचार संस्थानों से पत्रकारों की सुरक्षा समिति द्वारा किए गए दावों की पिछली रिपोर्टिंग पर फिर से विचार करने का आह्वान किया है। सीपीजे ने स्वीकार किया कि उसने आतंकवादी ऑपरेटिव्स को गलत तरीके से निर्दोष पत्रकारों के रूप में दिखाया। हमास और इस्लामिक जिहाद की सूचनाओं के बाद तीखी सार्वजनिक आलोचना और उन संबंधों को उजागर करने वाली जांच रिपोर्टों के बाद सीपीजे ने 25 जून को कहा कि वो गाजा में मारे गए मीडिया कर्मियों के अपने डेटाबेस की पूरी समीक्षा कर रहा है। कई बड़े मीडिया संस्थानों ने बिना किसी सवाल या आपत्ति के सीपीजे के अब खारिज हो चुके 2025 मौतों के आंकड़े दिखाए, जिसमें आतंकवादियों को पत्रकारों के रूप में पेश किया गया जिन्हें इजराइल ने ड्यूटी पर मार दिया। मैंने वर्षों तक इन मीडिया समूहों के साथ काम किया है। आतंकवादी समूह पत्रकारिता का उपयोग करते हैं और मीडिया में अपने लोगों को नियुक्त कराते हैं। ये 25 साल पहले पता चल गया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी उनकी जानकारी में लाई थी, मीडिया संस्थानों और सीपीजे जैसी संस्थाओं को भी। वे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं था। अधिकार समूहों और मीडिया संस्थानों को पता है। वे वर्षों तक आतंकवादियों को रखते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं और इजराइल को पत्रकारों का हत्यारा बताते हैं। खैर, अब वापस चलते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में हैं। तुर्की की कहानी जटिल है। इसका संबंध अमेरिका की वैश्विक दृष्टि से है। अमेरिका की रणनीति दशकों से यूरोप और अरब देशों के सहयोगी नेटवर्क पर निर्भर थी, लेकिन ईरान के साथ हालिया युद्ध ने उस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ दिया, जिससे पेंटागन के अंदर एक बड़ा बदलाव लाना पड़ा। पिछले हफ्ते रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका कुवैत में अपने प्रमुख नौसैनिक और वायुसेना ठिकानों को स्थानांतरित करने पर विचार कर रहा था। बहरीन, यूएई, सऊदी अरब और कतर, वे देश जिनके पास प्रभावी मिसाइल रोधी रक्षा प्रणालियां बिल्कुल नहीं है। हालात तब और बिगड़ गए जब अमेरिका के अरब सहयोगी दबाव में घबरा गए। सऊदी अरब ने ईरान पर पलटवार के लिए अमेरिकी विमानों को अपनी हवाई सीमा के इस्तेमाल से मना किया। वॉशिंगटन ने आखिरकार एक कड़वा सच सीख लिया है कि वो अब अपने पारंपरिक यूरोपीय और अरब साझेदारों पर भरोसा नहीं कर सकता। मध्य पूर्व में आग के समय यूरोपीय सहयोगियों ने लड़ाई में शामिल होने और अपनी सीमाओं से अमेरिकी सैन्य अभियानों की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस विश्वासघात के बीच पेंटागन ने इजराइल को इस साल एकमात्र देश बताया जो अमेरिका के बिना शर्त समर्थन के योग्य और आदर्श सहयोगी है। नतीजतन अमेरिका चुपचाप अपनी दीर्घकालिक रणनीति बदल रहा है और अपने मुख्य क्षेत्रीय ठिकाने सीधे इजराइल के भीतर बनाने का निर्णय ले रहा है। क्योंकि ढांचा बनाना समय लेता है और रूस से खतरा बढ़ रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप को इस दौरान जटिल भू राजनीतिक खेल खेलना पड़ रहा है। ये बताता है कि वो एर्दोगन जैसे विरोधियों को क्यों करीब रखते हैं, यानी अभी दोस्तों को करीब, दुश्मनों को और करीब। ये एक अस्थायी कदम है जब तक असली बड़ा संरचनात्मक बदलाव नहीं होता। अमेरिका इजराइल के विरोधी जानते हैं कि बेस स्थानांतरण का क्या अर्थ है। कतर और मुस्लिम ब्रदरहुड भी इसे समझते हैं। अब वे अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं ताकि इसे कमजोर किया जा सके और सूचना क्षेत्र में इसे रोकने की कोशिश की जा सके। उनके मीडिया के भोंपू अभी बड़ी तादाद में सक्रिय हो गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जनमत को जहर देने और अमेरिका इजराइल गठबंधन को बर्बाद करने के लिए एक बड़ा झूठा अभियान चलाया जा रहा है। उनके लिए बुरी खबर यह है कि ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक की घोषणा हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले हफ्ते ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू फिर से वॉशिंगटन जाकर राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे। इस बार दोनों क्या योजना बना रहे हैं? आगामी हफ्तों में कई वरिष्ठ इजरायली अधिकारी वॉशिंगटन आने वाले हैं। अक्सर जब नेतन्याहू और ट्रंप मिले तो बाद में कोई बड़ा कदम उठाया गया। एजेंडा क्या है कोई नहीं जानता, पर समय अनदेखा नहीं किया जा सकता। ट्रंप का जन्मदिन 250वीं सालगिरह के जश्न बीत चुके हैं। अब हम वर्ल्ड कप के अंत की ओर हैं। डॉक्टर अनन अन वहाबी हाइफा विश्वविद्यालय इजराइल से ने इस हफ्ते मेरे गलीली इजराइल रेडियो शो में इजराइल की क्षेत्रीय रणनीति पर इंटरव्यू दिया। डॉक्टर वहाबी कहते हैं कि इजराइल अपनी सीमाओं पर, खासकर जंगली बिना शासन वाले इलाकों और असफल राज्यों से सटी जगहों पर बफर जोन बना रहा है।
बफर सिर्फ नक्शे की रेखाएं नहीं, बल्कि जनसांख्यिकीय, राजनीतिक और रणनीतिक भी होनी चाहिए। डॉक्टर वहाबी इसे हाइब्रिड गठबंधनों का सिद्धांत कहते हैं। हम अब पारंपरिक सेनाओं से नहीं, बल्कि उन हाइब्रिड आतंकवादी संगठनों और गैर राज्य तत्वों से लड़ रहे हैं जो सेनाओं की तरह काम करते हैं। शासन, आर्थिक नियंत्रण और मनोवैज्ञानिक युद्ध को एक ही चीज में मिला दिया गया है। दुश्मन मिश्रित होने से इजराइल की रणनीति भी वैसी ही होनी चाहिए। इजराइल को क्षेत्रीय साझेदारों, स्थानीय समुदायों और मध्यमार्गी उपराज्यीय तत्वों का एक जटिल जाल बनाना होगा, जो स्थिरता और कट्टरता का विरोध करने में समान रुचि रखते हैं। सिर्फ क्षेत्र कब्जा करना या लेबनान में सैन्य सीमा बनाना लंबे समय तक सफल नहीं होगा। समाधान यही है कि आतंकवादी नेटवर्कों को निर्णायक रूप से हराया जाए और उन स्वतंत्र, स्वायत्त स्थानीय समुदायों से गठबंधन हो जो प्रॉक्सी शासन को कमजोर करना चाहते हैं। डॉक्टर वहाबी चेतावनी देते हैं कि अगर पश्चिम ने दक्षिण सीरिया का पुनर्गठन जल्द नहीं किया, तो वो इलाका कानून विहीन शून्य बन जाएगा। हम पहले ही मुकावामा मॉडल के खतरनाक बीज देख रहे हैं। राज्य के ढांचों से बाहर सक्रिय सशस्त्र आतंकवादी आंदोलन इजराइल की सीमाओं पर अगले शत्रुतापूर्ण प्रॉक्सी बन सकते हैं। उनका निष्कर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चेतावनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका अभी क्षेत्रीय नियम तय करने में अहम है, लेकिन इतिहास बताता है कि महाशक्तियों की भूमिका समय के साथ बदलती रहती है। इजराइल को भविष्य के लिए अभी तैयार रहना चाहिए, जहां उसे अकेले खड़ा होना पड़ सकता है। इन क्षेत्रीय मानवीय गठबंधनों का निर्माण आने वाले दशकों में अस्तित्व बनाए रखने का एक मुख्य स्तंभ है, क्योंकि आखिरकार बफर जोन सिर्फ जमीन नहीं होते, वे लोग, समुदाय और साझा हित भी होते हैं। अब एक और युद्ध क्षेत्र और सूचना मोर्चे की चर्चा करते हैं जिसमें इजराइल घिरा है। इजरायली टिप्पणीकार मिखा डैनजिग, जिनसे मैंने पहले पॉडकास्ट में बात की थी, ने पिछले हफ्ते द जूइश जर्नल में लेख लिखा कि वामपंथी अब मूल निवासी की ऐतिहासिक परिभाषा को विकृत कर रहे हैं। वे लिखते हैं कि यहूदी लोग, जिनकी भाषा, सभ्यता, कैलेंडर, साहित्य और कानूनी परंपराएं इजराइल की भूमि में उत्पन्न हुईं और जिनकी वहां 3000 से अधिक वर्षों से लगातार उपस्थिति रही है, साथ ही जिनकी प्रार्थनाएं 2000 वर्षों से यरूशलेम की ओर रही हैं, अगर हम उस भूमि के स्वदेशी नहीं, तो स्वदेशी शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। एक चौंकाने वाले ऐतिहासिक उलटफेर में इजराइल और यहूदिया का जबरन नाम बदलकर फिलिस्तीन रखा गया। अब इसे स्वदेशी होने के प्रमाण के रूप में देखा जाता है, जबकि जिन लोगों के मातृभूमि का नाम बदला गया, उन्हें ही विदेशी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वे बताते हैं कि पहले यूरोपीय समाजों ने यहूदियों को गैर यूरोपीय, गैर श्वेत और विदेशी मानकर हिंसा की, लेकिन अब उन्हें श्वेत यूरोपीय उपनिवेशवादी के रूप में दिखाया जा रहा है। वे कहते हैं कि यह उलटफेर राजनीतिक रूप से फायदेमंद, लेकिन ऐतिहासिक रूप से गलत है। डैनजिग कहते हैं स्वदेशी होना मूल से जुड़ा है, न कि समुदाय के निवास स्थान से। हाल ही में कोई आबादी किसी स्थान पर सदियों तक रह सकती है बिना वहां एक अलग समुदाय के रूप में बने हुए। निर्वासन स्वदेशी होने की पहचान को मिटा नहीं देता, जैसे कि जबरन हटाए जाने के बाद भी नेटिव अमेरिकन राष्ट्रों ने अपनी स्थिति नहीं खोई। फिर भी आज की चर्चा में डैनजिग तर्क करते हैं कि स्वदेशी होना अब मूल या निरंतरता से नहीं, बल्कि बेदखली से परिभाषित किया जा रहा है। यह मानक केवल यहूदियों पर ही असंगत रूप से लागू होता है। अगर यहूदी इजराइल के स्वदेशी नहीं हैं, तो स्वदेशी होना ऐतिहासिक अवधारणा नहीं रह जाता। यह अब एक राजनीतिक हथियार बन गया है, जो सिर्फ एक समुदाय के लिए लिखा गया है। इजराइल की भूमि से हमारे संबंध को नकारने का यह प्रयास कोई नई बात नहीं है। अतीत में विशेषज्ञों और आलोचकों ने कहा था कि राजा डेविड सिर्फ एक मिथक हैं, एक काल्पनिक परिकथा, एक लोकनायक जिसे सदियों बाद गढ़ा गया था। लेकिन भाई, उन्हें बड़ा झटका लगने वाला था। इतिहास का अजीब ढंग यह है कि वो सच का प्रमाण वहीं सामने रख देता है, और उसे आप इसी महीने फिर से देख सकते हैं। जुलाई 1993 में उत्तरी इजराइल के एक प्राचीन स्थल टेल डैन में एक अद्भुत पुरातात्विक खोज ने दुनिया को हिला दिया। पुरातत्वविदों ने प्राचीन दीवार से काले बेसाल्ट पत्थर का टूटा टुकड़ा निकाला। यह लगभग 3000 साल पहले लिखा गया विजय स्मारक था। यह एक दुश्मन अरामी राजा द्वारा लिखा गया था, जो युद्ध में जीत का घमंड कर रहा था। विशेषज्ञों ने प्राचीन लिपि का अनुवाद कर पत्थर पर लिखा वाक्यांश पाया, बेट डेविड, डेविड का घर। वो दुश्मन राजा बाइबल से पढ़ या उद्धृत नहीं कर रहा था। वो असल में एक सैन्य अभियान का वर्णन कर रहा था,
जो एक वास्तविक ऐतिहासिक शाही वंश राजा डेविड के वंशजों के खिलाफ था। इस खोज ने न सिर्फ उन प्राचीन यहूदी राजाओं के नामों की पुष्टि की जिनसे उसने युद्ध किया था, बल्कि इसने पूरे विश्व को यह साबित कर दिया कि राजा डेविड पूरी तरह से वास्तविक थे। आजकल हम हमेशा लोगों को इतिहास को फिर से लिखते हुए सुनते हैं। आपने जरूर ऐसे पोस्ट देखे होंगे जहां लोग खुद को मूल निवासी यानी फिलिस्तीनी बताने वालों से साधारण सवाल पूछते हैं। उनसे 1948 से पहले इस भूमि के किसी एक अरब प्रधानमंत्री का नाम बताने के लिए कहा जाता है या प्राचीन काल के किसी भी फिलिस्तीनी नेता का नाम बताने के लिए कहा जाता है। अगर यीशु फिलिस्तीनी थे तो ईसाई धर्म ग्रंथों में फिलिस्तीन कहाँ लिखा है? फिलिस्तीनी कहाँ लिखा है? उनके पवित्र ग्रंथों में बाइबल में राजा दाऊद का स्पष्ट उल्लेख है और करीब 2000 साल पुरानी मृत सागर पांडुलिपियों जैसे प्राचीन ग्रंथ संग्रह बाइबल के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। इतना तो है, वो पुराने रोमन इतिहासकार योसेफस फ्लावियस ने यहूदियों के युद्धों के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने वर्ष 92 ईस्वी में रोमन कब्जे के खिलाफ यहूदी विद्रोह का वर्णन किया है। उन्होंने फिलिस्तीन का जिक्र नहीं किया। वो बाइबल के बाहर यीशु का उल्लेख करने वाले सबसे पहले लेखक हैं। जोसेफस ने 94 ईस्वी में लिखे एंटिक्विटीज ऑफ द जूज में यीशु का उल्लेख किया। इस अनुच्छेद को आमतौर पर टेस्टिमोनियम फ्लावियनम के नाम से जाना जाता है। उसके 1000 साल बाद भी यीशु को फिलिस्तीनी कहे जाने का कोई जिक्र नहीं मिलता और फिर क्रूसेड्स की शुरुआत हुई, जब ईसाई अरब विजेताओं को, जिन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा किया था, हटाने के लिए आए। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने यहूदी कस्बों और केंद्रों को भी लूटा। सैकड़ों वर्षों तक यह क्षेत्र मुसलमानों और ईसाइयों के बीच बार बार बदलता रहा, जब तक कि अंततः उस्मानी साम्राज्य ने इस पर नियंत्रण नहीं कर लिया और उन्होंने लगभग 400 वर्षों तक इस क्षेत्र पर शासन किया। मेरा कहना है कि उस समय न क्रूसेडर यूरोपीय राष्ट्रों ने न मुस्लिम राष्ट्रों ने उन्होंने कभी फिलिस्तीनी इकाई या ये नहीं माना कि फिलिस्तीन की मूल आबादी अरब थी। उन्होंने कभी अरब फिलिस्तीनी राज्य बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ऐसा कभी था ही नहीं। मिस्रवासी, जॉर्डनवासी, सीरियाई, तुर्क, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जो देश आज फिलिस्तीनी राज्य को लेकर नाराज हैं, उन्होंने पहले इस पर सोचा भी नहीं था। वे दावे और वास्तविकता की छवि बना सकते हैं, लेकिन इजराइल की भूमि की मिट्टी हमेशा सच को सामने लाती है। हमें सभी को यह याद रखना चाहिए। इस्लामी उपनिवेशवादी और आज के पुनर्लेखक अतीत को फिर से लिखने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे इजराइल की भूमि में फैले पत्थरों पर लिखे सच को हरा नहीं सकते। मैं डैनियल सीमन हूं। अगले हफ्ते स्ट्रेट अप पर जेएनएस स्टूडियोज से यरूशलेम में मुझसे जुड़िए, जो इजराइल में यहूदी लोगों की राजधानी है।